हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोगों को 28 मई 2025 करंट अफेयर्स पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी शानदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन लिखिएगा, इसका आंसर अभी तक बताइए। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं आपको। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो रेडी होइए सब लोग। आज पहला क्वेश्चन है आज का, किस मंत्रालय के द्वारा जो है भारत पूर्वानुमान प्रणाली यानी BFS यानी भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च की गई है। तो किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको जो है शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं क्या है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने से जो है 26 मई 2025 को भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो यह भारत के जो है सुपर कंप्यूटर अर्का द्वारा जो है, ये ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर अर्का द्वारा जो है संचालित 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर पूरे 6 किलोमीटर ग्रिड का जो है उपयोग करके दुनिया का उच्चतम रेजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। तो ये क्या है? अर्का सुपर कंप्यूटर है। ये ध्यान रखना है आपको, अर्का यहाँ सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है। तो अर्का सुपर कंप्यूटर द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और ये उच्चतम दुनिया का उच्चतम रेजोल्यूशन जो होता है क्वालिटी वाला, उसके मौसम पूर्वानुमान मॉडल को प्रस्तुत कर रहा है। तो BFS क्या है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। तो यह भारत की सबसे उन्नत संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। यानी उन्नत रूप में ये जो है कार्य कर रहा है और संख्या के आधार पर जो है इसको मौसम को पूर्वानुमान करेगा। जैसे होता है ना मौसम में, अभी हम लोग उतना अनुमान कभी लगाते हैं, अनुमान बहुत। देखिए भारत की मौसम प्रणाली हम कहीं नहीं कह रहे खराब है, काफी अच्छी है भारत की मौसम जो पूर्वानुमान करने वाली सिस्टम है। लेकिन अभी उस पर और ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है और ज्यादा सटीक काम कर रहा है। कई बार देखिएगा कई चीज बताया जाता है मौसम से संबंधित, लेकिन वो चीजें जो नहीं हो पाती है। या कहीं मान लीजिए कहा कि कितना बारिश होगा और एक ही दिन में उसका कई गुना ज्यादा बारिश हो जाता है। तो इससे क्या होता है, समस्याएं जो है ज्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए पहले से पूर्वानुमान लगा दिया जाता है, लगा दिया जाए कि मान लीजिए साइक्लोन आने वाला है, कहाँ आने वाला है? अरब सागर आने वाला है, महाराष्ट्र के इस जिलों को जो है इतना नुकसान होने वाला है, मतलब यहाँ 4 दिन तक इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। या बंगाल की खाड़ी में आना, उड़ीसा के 8 जिलों में जो है इतना बारिश हो सकती है और इतना जो है इतना जो है 2 दिन तक इसका असर रह सकता है। तो उसी हिसाब से आदमी जो है पूरा प्रिपेयर हो जाए, प्रशासन पूरा मतलब तैयार हो जाए और लोगों को जो है अपने व्यवस्थित स्थान जो है उसका करे, सब चीजें जो है एडजस्ट कर ले। अगर मौसम पूर्वानुमान बहुत सटीक रहे तो उसी लिए जो है कह लीजिए कि जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन ग्रिड का जो उपयोग करके पंचायत स्तर तक, यानी ये गांव स्तर तक जो है बताएगा। गांव स्तर तक अत्यधिक स्थानीयकृत मतलब जो लोकलाइज होकर के जो है अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान करता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। मतलब ये सटीक मौसम जानकारी दे तो देगा और स्थानीय लेवल पर जाकर के जो है बताएगा कि हाँ इस गांव में, इस पंचायत में जो है बारिश कितना होने वाली है। तो बहुत जान लीजिए बहुत एकदम सटीक डाटा प्रोवाइड करने वाला है। और सुपर कंप्यूटर अर्का का नाम दिया था, ये जो है अर्का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित कौन किया है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा जो है इसका विकसित किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कर्नाटक और गुजरात के बाद जो है अंतरिक्ष औद्योगिक नीति यानी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसको मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो ये अभी आपको बताना, अभी कोई एक राज्य बना है जो स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है लागू कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। तो कौन सा? 2 राज्य हमारे यहाँ पहले से है, कर्नाटक और गुजरात। अभी एक राज्य और हो गया है, कौन सा राज्य बना है? तो सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु जो है इसमें बना है। ध्यान रखना है। अब क्या है इसकी विशेषता देखते हैं। मंत्रिमंडल जो है, तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र को जो है बढ़ावा देने और निवेश को जो है आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी है। किसने? ऑस्ट्रेलियन सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा जो है इसको दिया गया है। यह पहले से ही जो है महेंद्रगिरी तिरुनेलवेली में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जैसी जो है प्रमुख
भारतीय इसरो सुविधाओं को जो है सुविधाओं की मेजबानी करता है, जो क्रायोजेनिक और तरल इंजनों का जो है परीक्षण करता है। यानी आप जानते होंगे आप हमारा अपना तमिलनाडु क्षेत्र जो है, तमिलनाडु राज्य, ये इसरो के लिए बहुत जो है अच्छा स्पेस है, जहाँ जैसे मान लीजिए दो स्थान है, महेंद्रगिरी हो गया, तिरुनेलवेली हो गया, जहाँ इसरो से संबंधित कई सारे कार्य होते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ये इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की जो ये सब लोग जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बताने का आवश्यकता हमको नहीं लग रहा है। इसकी स्थापना जो होती है बहुत अच्छे दिन पर हुआ है, 15 अगस्त, जब हम लोग आजाद हुए थे, 15 अगस्त 1969 में इसका जो है स्थापना हुआ था। बेंगलुरु में इसका जो है हेडक्वार्टर है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता बढ़ाने के लिए जो है यूथुकुडी के जो है कुलशेखर पट्टिनम में जो है इसरो द्वारा इसका भारतीय अंतरिक्ष बंदरगाह जो है बनाया जा रहा है। इसका जो है इस सॉरी देखिए, इसरो द्वारा जो है इसरो द्वारा, जस्ट देखिए थोड़ा जो है यहाँ गलती हो गई है। दूसरा, इसरो द्वारा इसका जो है दूसरा भारतीय अंतरिक्ष बंदरगाह जो है बनाया जा रहा है, और राज्य में पुनः प्रयुक्त प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष में जो है विनिर्माण कक्षा में जो ईंधन भरने और उपग्रह डेटा विश्लेषण पर जो है काम करने वाले कई स्टार्टअप भी जो है। तो ध्यान रखना, यानी आप देखेंगे तो स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कौन कौन लागू कर दिए हैं, तो आपके कौन कौन राज्य लागू कर दिए हैं? कर्नाटक, गुजरात और आपका तमिलनाडु हो गया। तो तीनों राज्य को भी ध्यान रखना है। अभी मान लीजिए आपको चार राज्य विकल्प में दे दिया, ए बी सी डी, मतलब चारों में से जो है ए बी सी डी में से 3 राज्य दे दिया, एक कर्नाटक, एक गुजरात, एक तमिलनाडु, एक जो है आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना। तो कौन आपका कहेगा कि इसमें से किसके पास जो है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है? तो आपके तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, जो भी विकल्प डी रहेगा उसके पास नहीं है, बाकी 3 के पास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये अभी जो है दिवस मनाया जा रहा है आज ही, यानी हम लोग 28 मई को जो है 28 मई को हम लोग जो है, यानी आज के दिन ना हम लोग क्या मना रहे हैं? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। तो इसको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्रियल हाइजीन डे मना रहे हैं। तो क्यों मना रहे हैं मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी मिनिस्ट्रियल हाइजीन डे 28 मई को मना रहे हैं? तो इसका उद्देश्य महिलाओं को मासिक धर्म के जो है दौरान स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना है। आप जानते होंगे इस दौरान जो है बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो स्वच्छता का पालन नहीं करती, जिससे कई सारी बीमारियां जो है उनको मतलब लग जाती है। तो यह दिन जो है मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों की सोच को बदलने के लिए जो है भी मनाया जाता है। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि लोगों की सोच को बदलने के लिए एक जो है टैटू टाइप का है देश में जो है लोगों के बीच में कि क्या मतलब ये कि मासिक धर्म से संबंधित जो लोगों के मन में जो कुछ नेगेटिव थॉट जो है चलता रहता है, जबकि एक ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस ना हो तो जो है जान लीजिए जनरेशन जो है आगे ना बढ़े। तो ये जो है नेचुरल प्रोसेस है एक होने वाला, तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी होता है, जिससे महिलाएं जो है मासिक धर्म के बारे में जो खुलकर बात कर सके। इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। अगर मान लीजिए हमारे देश में ये सब चीजों को लेकर के जागरूकता बहुत अच्छे लेवल पे जो है जान लीजिए जरूरी है, जिससे कई सारे लोगों से जो है बचा जा सकता है, और लोगों के बीच में जो भ्रम है, एक जो भ्रम की कंडीशन होती है, या जो है कह लीजिए शर्म की जो कंडीशन होती है, वो सबसे दूर होकर के जो अच्छे मुद्दों पर बात करना जो है जरूरी होता है। तो जागरूकता इसको बढ़ाने के लिए और लोगों के मन में जो एक विचारधारा बन गई है, उसको उसको जो है मिटाने के लिए, उसको जो है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, मतलब मासिक धर्म के बारे में यह दिवस मनाया जाता है। थीम इसका है टुगेदर फॉर ये पीरियड फ्रेंडली वर्ड, मतलब हम लोग एक साथ आ जाए कैसे? पीरियड फ्रेंडली वर्ड के लिए। मतलब इसके लिए जो है कोई ऐसा नहीं है कि मन में हमेशा जो है उसको लोगों को सोच बनाना चाहिए, और इसके लिए जो है लोगों के बीच में जो है खुल के बात होनी चाहिए, जिससे इसके बारे में जो है जागरूकता फैल सके। जब ये लोग जानेंगे तो उसके बारे में जो है उससे संबंधित जो है कार्य करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है जरूरी होता है सब चीज। अगला है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। कब मनाया जा रहा है? ये भी 28 मई को ही मनाया जा रहा है। तो यह दिवस जो है 1987 से महिला स्वास्थ्य अधिवक्ताओं और उनके समुदाय द्वारा जो है मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1987 से मनाया जा रहा है। यह दिवस जो है महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है आपकी वर्ष का?
इन सोलिडेरिटी वी रेसिस्ट आवर फाइट आवर राइट। यानी देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण थीम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? इन सोलिडेरिटी वी रेसिस्ट आवर फाइट आवर राइट। यानी एकजुटता में हम प्रतिरोध करते हैं और हमारी लड़ाई हमारा अधिकार। तो देखिए कोई भी लड़ाई है तो एकजुट होकर जो है आप जीत सकते हैं, एकजुट होकर के जो है उसको आप हरा सकते हैं, एकजुट होकर आप उससे जो है लड़ सकते हैं। अकेले जो है कोई लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं, चाहे आप अपने किसी किसी भी लड़ाई को कह सकते हैं कि मतलब जो है उसको आप ऐसे नहीं जीत सकते हैं, एकजुट होकर के जो है आप उसको कार्य कर सकते हैं। अगला है दी डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। यानी दी डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अभी जो इसका लॉन्च किया गया है। तो पूजा पुजारा, साक्षी धोनी, अंजलि तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन इसको लॉन्च किया है? तो चेतेश्वर पुजारा जो क्रिकेटर है उनकी वाइफ है पूजा पुजारा। तो इनके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है बुक। क्या? द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। यानी नाम से पता चल रहा है क्रिकेटर्स की वाइफ की और क्रिकेटर्स के साथ क्या कैसे क्या संबंध होता है, कैसे उनकी जीवनचर्या होती है, कैसे उनके परिवार की जीवनचर्या होती है, उसके बारे में पूरा जो है ये चेतेश्वर पुजारा की पत्नी जो है पूजा पुजारा द्वारा जो है इस पुस्तक में लिखी गई है। इस पुस्तक में द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ में लिखी गई है। इसमें इन्होंने चेतेश्वर की क्रिकेट यात्रा कैसे किया है, उन्होंने उनके परिवार की संघर्ष क्या क्या है, क्या क्या संघर्ष परिवार द्वारा किया गया है, और पत्नी के दृष्टिकोण से एक क्रिकेटर की जीवन शैली को जो है बताया गया है। क्रिकेटर की जो है जीवन शैली कितना कठिन होता है, पत्नी के परिप्रेक्ष्य से भी जो है उन्होंने वर्णन किया है। तो महत्वपूर्ण बुक था, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 46वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन यानी आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान है कौन सा देश है? तो ये अभी मेजबानी किया है किसी देश द्वारा। किसी देश द्वारा क्या मतलब अभी आपको बता रहे हैं किस देश द्वारा, लेकिन पहले आप इसको बताइए किस देश द्वारा इसका मेजबानी किया गया है। मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर। तो 26 से लेकर के 27 मई तक इसका क्या हुआ आयोजन हुआ। तो कौन सा देश किया? संयुक्त अरब का रहेगा मलेशिया। मलेशिया की कुआलालंपुर जिसकी राजधानी है मलेशिया की, तो वहां इसका जो है आयोजन किया गया है। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो 86वां आसियान शिखर सम्मेलन है। आसियान मतलब एसोसिएशन, आज देखिएगा यहाँ नीचे लिखा है, अभी बता देंगे। तो 86वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है कौन सा नंबर का था? 46वां था। 26 से लेकर के 27 मई तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो है हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो पूरे क्षेत्र के जो है नेता अमेरिकी टैरिफ, म्यांमार संघर्ष और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। कहाँ कहाँ? जैसे देखिएगा अमेरिका टैरिफ पूरा विश्व में लगा रहा है, म्यांमार संघर्ष कर रहा है अपने अपने जो है लोगों के बीच में, वहां जाने मिलिट्री शासन है, दक्षिण चीन सागर में विवाद होता रहता है, कभी वियतनाम के साथ, कभी चीन जो है, कभी फिलीपींस जो है, सब संघर्ष करते रहते हैं। तो इसके बारे में जो है चर्चा करने के लिए यहाँ आयोजित किया गया विशेष तौर पर। तो आसियान जो है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है 1967 में की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपका कि कब इसका स्थापना किया गया था। तो कब किया गया था? इसका जो है बैंकॉक घोषणा के द्वारा जो है 1967 में स्थापना किया गया था। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर, जकार्ता मतलब कहाँ? इंडोनेशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया में इसका जो है मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और यह एक जो है क्षेत्रीय समूह है जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को जो है बढ़ावा देता है। तो क्या करता है? यह जो है राजनीतिक समूह है, एक जो है एक क्षेत्रीय समूह है जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को जो है बढ़ावा देता है। इसको ध्यान रखना है, क्षेत्र लेवल पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें जो है 10 देश इसमें शामिल है। अगर देखेंगे इसके मेंबर, इसमें जो है 5 पहले थे, यहाँ तक थाईलैंड तक, और बाद में ये जो है धीरे धीरे करके जो है जुड़े हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह जो है आसियान एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 10 देश शामिल है वर्तमान में। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मतलब इसमें पूर्वी तिमोर जो है शामिल हो गया है सदस्य के रूप में, लेकिन अभी औपचारिक रूप से इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो 10 देश शामिल है जो व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति एकीकरण और आदान प्रदान में जो है सहयोग को सुविधाजनक बनाने के और उसको बढ़ावा देने के लिए होते, इसको स्थापित किए थे। किसके लिए जो किए थे? व्यापार होना चाहिए सुगम रूप से, सुरक्षा आपस में जो है बढ़नी चाहिए, शिक्षा पे जो है काम करना चाहिए, संस्कृति पर काम करना चाहिए, कल्चर में जो है कल्चर जैसे किसी भी देश का अलग अलग होता है, तो कल्चर में जो है एकीकरण
कैसे किया जा सकता है, और जो है और सुविधाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो है व्यापार को सुगम बनाने के लिए यह जो है आयोजित अब जो है ये संगठन स्थापित किया गया था। अगर मेंबर इसको देखेंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये पहले मिल करके जो है स्थापित किए थे इसको, और बाद में जो है इसमें ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, म्यांमार, ये सब देश जो है इसमें जुड़ गए थे। तो ये आपको सब याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण जो है संगठन है, और बहुत महत्वपूर्ण इससे जो है क्वेश्चन बहुत बार इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो चीजों को ध्यान रखना है, और चीजों को जो है बहुत जो बताया गया बहुत ध्यान से सुन करके इसको जो है आप हमेशा याद कर लेना है। तो मतलब जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है उसमें जो है ये देश शामिल है। अब इसको मैप में आप देख लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों ज्यादा सही रहेगा? क्योंकि जो है मैप के माध्यम से आप थोड़ा उसको ज्यादा सही से याद कर पाए। अब देखिएगा म्यांमार, अपने इंडिया इंडिया यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है। इंडिया के बगल से जो है एक सदस्य जो है निकला हुआ है, मतलब एक सदस्य गया। अब आपसे ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, क्या जो आसियान का सदस्य है सभी सदस्य, क्या कोई सदस्य उसमें भारत से सीमा साझा करता है? क्वेश्चन देखिएगा, बनाने वाले बहुत कुछ बना सकते हैं। तो हाँ, आसियान का एक मेंबर, ओनली वन मेंबर जो है वो देश कौन सा है? म्यांमार जो है भारत से सीमा साझा करता है। ये नहीं पूछेगा कि म्यांमार भारत से सीमा साझा करता है कि नहीं करता है। क्या आसियान के देश जो है, देश में से, जैसे आसियान में 10 देश है, क्या आसियान देश में से कोई भी देश जो है सीमा साझा करता है? तो हाँ करता है, इसको ध्यान रखना है। कौन सा देश है वो जो सीमा साझा कर रहा है? तो आपके म्यांमार वह देश है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे है, आपके लिए है, इसको आपको याद रखना है। अगला है, देखेंगे अगला देश है म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया हो गया। हमको लग रहा है सब कवर हो गया। सिंगापुर आपको कवर कर दिया ना? यहाँ में सिंगापुर शायद नहीं दिख रहा। सिंगापुर यहाँ दिख रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है किस अधिकार को महिलाओं का मूल अधिकार माना है? तो किसे जो है फंडामेंटल राइट्स माना है महिलाओं के लिए? तो मातृत्व अवकाश का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, गर्भपात कराने का अधिकार, तलाक का अधिकार। तो कौन सा जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस गया, अभी केस के बारे में बताते हैं आपको। तो क्या हुआ, इसमें कौन से अधिकार को महिलाओं का मूल अधिकार माना, और मूल अधिकार के अंतर्गत भी जो है अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार माना है। तो इसमें जो है मातृत्व का अभियान है, यानी राइट टू मैटरनिटी लीव है, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है? महिलाओं का मूल अधिकार माना है, फंडामेंटल राइट्स माना है। तो इसको ध्यान रखना है। तो मातृत्व अवकाश का जो है अधिकार है, यानी राइट टू मैटरनिटी लीव है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का मूल अधिकार माना है। क्या केस क्या था? जो तमिलनाडु सरकार है, उन्होंने जो है एक अध्यापिका थी, वो सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी, पहले ये जानिएगा। उनका जो है, उनके पहले जो है शादी हुआ था किसी से, तो उनसे जो है 2 बच्चे थे। किस क्या कौन से बच्चे थे? जो अध्यापिका थी सरकारी, उनके 2 बच्चे थे। बाद में इनका, देखिए हर परिवार में समस्याएं होती हैं कई बार, तो इससे इनके क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। क्या हो गया? डाइवोर्स। लेकिन इनके पहले वाले पति से जो है 2 बच्चे हुए थे, लेकिन ये जो है बाद में क्या कर लिए, फिर सेकंड में जो है मैरिज कर लिए। तो सेकंड मैरिज जब की, दूसरा दूसरा मैरिज से भी पहला जो है बच्चा हुआ, यानी 2 इधर 1 इधर, 3 बच्चे, इनका तीसरा बच्चा हुआ। तो उसके इसके लिए जो ये तीसरा बच्चा है जो दूसरे पति से अभी जो है हुआ है, इसके लिए इन्होंने जो है मैटरनिटी लीव का अप्लाई किया था। तो ये हुआ कि ये 2 बार जो है मैटरनिटी लीव ले चुकी है 2 बच्चों के मामले में। तो तीसरा सरकार गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ये कहा कि हमारी हमारी सरकार जो है, देखिए तमिलनाडु सरकार की जो है, तमिलनाडु सरकार ने ये कहा कि हमारे यहाँ जो है दो दो बार जो है मातृत्व लीव जो है लिया जा सकता है, मैटरनिटी लीव लिया जा सकता है। तो आपको ये तीसरा है, आपको जो है नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जो है सीधे सीधे देखिएगा अवकाश देने से मना कर दिया। अब तमिलनाडु सरकार का ये तर्क था कि मातृत्व अवकाश सिर्फ जो है पहले 2 बच्चों के लिए जो है दिया जाता है, ना कि तीसरे बच्चे के लिए दिया जाता है। अब ये कोर्ट जो है आपका तमिलनाडु का था, तो तमिलनाडु का था तो मद्रास हाई कोर्ट में जाएगा। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो है डिसीजन उतना सही नहीं सुनाया, इनके पक्ष में नहीं सुनाया। जो टीचर थी उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख किया। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट की ओर गई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसलों को पलटते, सुप्रीम कोर्ट ने जो है मद्रास हाई कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए क्या कहा कि आप जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, देखिएगा सीधे कहा है, जो मैटरनिटी बेनिफिट है यानी मातृत्व अवकाश है, वो लाभ है जो एक महिला के प्रजनन अधिकार यानी रिप्रोडक्टिव राइट्स का हिस्सा माना जाएगा। तो उन्होंने सुप्रीम ने माना है, जो अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, एक मूल अधिकार माना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिएगा हमारे हिसाब से ये जो है, हम अगर
हम पुरुष हैं, लेकिन हम अगर यहाँ आज मतलब है तो एक महिला का देन है। एक महिला के पेट में जो है, मतलब मैं अपनी माँ के पेट में 9 महीने जो है रहा हूँ, तो सोचिएगा उस समय जो है क्या-क्या समस्याएँ आती हैं। तो अगर एक महिला जो है वो एक महिला जो है अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही है, तो वो पहले नंबर तो एक महिला है। महिला से संबंधित भी उसको जो है सब कार्य करना है। तो उसके लिए जो है बहुत सारी समस्याएँ जो होती हैं, तो अगर महिला को थोड़ा-सा जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के लिए अच्छे कार्य करने के लिए उसको अगर मैटरनिटी लीव दे दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है सरकार के द्वारा। तो हमारे हिसाब से जो है सरकार को दे देना चाहिए महिलाओं को। अगर बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहे तो कम से कम 3 महीना बिफ़ोर मतलब प्रेग्नेंसी के उसके जो है जब बच्चा हो रहा है उसके 3 महीना बाद या 6 महीना तो आपको जो है पूरा-पूरा देना ही चाहिए। जिससे जो है बच्चा और जो बच्चा होती है और माता होता है वो दोनों जो है अपना स्वस्थ रह सकें और अच्छे से जो है मातृत्व का जो है निर्वहन कर सकें। अगला क्वेश्चन है मिनट मैन थर्ड जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का जो है किस देश द्वारा विकसित की गई जो इसका परीक्षण किया गया है अभी हाल ही में। तो इसको यूएसए द्वारा विकसित किया गया है जिसका परीक्षण किया गया है। तो ध्यान रखना अब क्या है इसकी विशेषता। तो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने जो है हाल ही में एलजीएम 30 जी मिनटमैन 30 मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो है मार करेगा। तो यह मिसाइल जो परमाणु सक्षम है। कैसे है? परमाणु से सक्षम है और पृथ्वी के किसी भी हिस्से में जो है वार हेड पहुंचा सकती है। मतलब किसी भी हिस्से में जो है जाकर के ये मार कर सकती है। तो एलजीएम में जो है यल का अर्थ होता है साइलो लॉन्च और जी का अर्थ होता है सतह पर हमला और यम का मतलब होता है गाइडेड मिसाइल। तो इसको ध्यान रखना मतलब साइलो लॉन्च उसके बाद जो है सतह पर हमला कर सकता है। गाइडेड मिसाइल है मतलब एक बार मतलब इसको लॉन्च कर दिया जाएगा गाइड करके यहाँ इसी चीज को जो है मतलब मारना है तो उसको जो है ये टारगेट करके मार देगा। मतलब क्या फायर एंड फॉरगेट है कहने मतलब एक बार इसको छोड़ा जाएगा तो फिर ये अपना काम करके ही वापस आएगा। वापस क्या आएगा वही अपना काम कर देगा। मिनटमैन थर्ड को जो है 1970 के दशक में पेश किया गया था और यह मल्टीपल जो है इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स वाली पहली अमेरिकी मिसाइल थी। तो इसको ध्यान रखना है ये अमेरिकी परमाणु त्रिभुज में एकमात्र भूमि आधारित जो है मिसाइल है। तो इस सब के बारे में और देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल्स है आपका। आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स तो वैसे खत्म होता है। हम लोग अब रिवीजन वाले सेशन पे चलते हैं। रिवीजन करते हैं कल के जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। खैर अब वैश्विक रूप से जो है महत्वपूर्ण है कृषि विरासत प्रणाली यानी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था। तो ये तो आपको कल इसको बताया था पूरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कहाँ था राजस्थान में था। कछुआ संरक्षण के लिए चर्चित था। अच्छा अगला है कछुआ संरक्षण के लिए जो है नागशंकर मंदिर मॉडल जो है चर्चा में रहा था। तो ये असम में जो है स्थित था। इसको भी ध्यान रखना है। अगला है किस संगठन ने जो है मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य यानी वर्ल्ड एनिमल हेल्थ की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की है। तो किसने किया था? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगला है चर्चा में रही इंस्पायर योजना जो है किस संगठन की प्रमुख जो पहल है। तो ये आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है विभाग का प्रमुख पहल था जिसके तहत जो है ये दिया जाता था। आपको ध्यान रखना क्या दिया जाता था? फेलोशिप दिया जाता था। तो आज का करंट अफेयर्स यही पर रखते हैं। चैनल को जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे जो है लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। और जो अगर कोई जानकारी इसमें आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ ऐड करना चाहिए तो उसमें आप बता सकते हैं। मैं आपको ऐड करूंगा और आपका रेगुलर जो है करंट अफेयर्स आता रहेगा। तो फिर देखिएगा करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखिएगा और अपने ऐसा करिए कि अपना जो है परिवार के लिए कोई एक जो है जॉब जरूर लेकर आप निकलिए। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।